नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एक रैडिकल चीज़ बताने जा रहा हूँ, कुछ जो थोड़ा-सा लोगों को हो सकता है कि लगे कि ये कैसा अप्रोच है, पर आप ये मान के चलिए कि जब भी फीटल मेडिसिन में गर्भस्थ शिशु में, जैसे मैं देखता हूँ या कोई भी फीटल मेडिसिन या कहीं पर भी आप दिखाने जाते हो, तो आप नोटिस करोगे कि एक डबल मार्कर, एक एंटी स्कैन, फिर उसके बाद में चौथे महीने में जाके क्वाड मार्कर या ट्रिपल मार्कर, साथ में एक टारगेट स्कैन। ये प्रेगनेंसी शुरू हुई और ये होता है 12 हफ्ते में, ये होता है 16 से 18 हफ्ते में। ये चीज़ें हम क्यों करते हैं? मैं कई बार इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि एंटी स्कैन, डबल मार्कर, ये कंबाइंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन बोलते हैं। ये हम कोशिश करते हैं कि डाउन सिंड्रोम को देखने के लिए। फिर उसके बाद में और आगे सोनोग्राफी होती है, कहीं पर हार्ट में डिफेक्ट हो सकता मिले, कहीं पर हो सकता ब्रेन में मिले, कहीं पर हो सकता किडनी में मिले। तो बच्चे को बहुत सारी जगहों पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि उसके विकास काल में हो सकता है कि वो जब तक 9 महीने का, यहाँ पर 40 वीक्स का होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब हमको पकड़ में आती है या हमको ये हाई रिस्क मिलता है, ये हाई रिस्क मिलता है, तो हम क्या करते हैं, ये क्यों हुआ उसका रेट्रोस्पेक्टिव हम पीछे जाते हैं। क्यों हुआ, मतलब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर क्यों हुआ। ये जो क्यों हुआ वाला चीज़ है इस जगह पर, मतलब जब बच्चा बना उस समय कुछ ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके कारण उसके ये इफ़ेक्ट हुए। मतलब जब इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, जब ये बना, तब यदि मदर की तरफ से 321 के पेयर आ गए तो ये डाउन सिंड्रोम हुआ। यदि बाकी कहीं पर भी गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में या जीन में कुछ प्रॉब्लम हुई, शायद शुरू में नहीं दिखी, वो आके 26 हफ्ते में दिखी, 28 हफ्ते में दिखी। जब ये चीज़ें दिखती हैं तो हम बोलते हैं अब आप एक जेनेटिक टेस्ट कराइए। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि क्या बच्चा केवल डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है, और यदि होता है तो इसमें पूरे प्रेगनेंसी में यदि 1000 लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो डाउन सिंड्रोम का कितना चांस है। तो यदि आप पूरे सबको आप इंक्लूड करोगे तो यदि 400 से 500 से 700 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो एक उन 450 से 700 के बीच में होता है। तो क्या हर डिफेक्ट जिसमें डाउन सिंड्रोम नहीं है, सब कुछ डिफेक्ट डाउन सिंड्रोम से ही होता है? ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो डिफेक्ट होते हैं उनको डाउन सिंड्रोम नहीं बोलते हैं, उनके लिए कोई ब्लड टेस्ट या कोई ऐसा बनाया नहीं गया, इसलिए उसका उल्लेख नहीं होता। वो कौन से डिफेक्ट होते हैं जिसके कारण बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित, 21 ट्राइसोमी से ग्रसित ना हो, फिर भी डिफेक्ट लेके पैदा होने का खतरा हो। जैसे ऑटिज़म हुआ, मानसिक बुद्धि में कमी हुई, हार्ट का डिफेक्ट हो गया, ब्रेन का डिफेक्ट हो गया, किडनी का डिफेक्ट हो गया, जो डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत नहीं आते, फिर ये कहाँ से आए? इसका मतलब इसके अलावा और भी जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। जब ये पूरा जांचा गया तो जो डाउन सिंड्रोम 400 से 700 के बीच में एक होता है, आप देखोगे बाकी जो डिफेक्ट हैं, जो कि हम नाम नहीं जानते इसलिए हम उनको नहीं देखते, वो 100 प्रेगनेंसी में एक होते हैं। मतलब ये ज़्यादा कॉमन है और ये हम अधिकतर छोड़ देते हैं। इसको जांचने का तरीका ना ब्लड टेस्ट है, ना एंटी स्कैन में है, ना क्वाड स्कैन में है। इसका जांचने का तरीका केवल जो बच्चा है पल रहा, उसका या तो कनेरी का टिश्यू निकालें
या फिर ये फ्लूइड निकालें, इसको एमनियो बोलते हैं, इसको सीवीएस बोलते हैं। इस टिश्यू में यदि हम हाई रिजोल्यूशन एनालिसिस करें, उसको क्रोमोसोमल माइक्रो एरे बोलते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट मिलेंगे जो कि डाउन सिंड्रोम नहीं है, बट ऐसे डिफेक्ट हैं जिनमें ये खतरे दूसरे प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें बच्चे को भारी नुकसान हो सकता है। इसका मतलब हमारा प्रसव पूर्व जांच करने का तरीका इस तरफ ज़्यादा ना जाके क्रोमोसोमल माइक्रो एरे की तरफ जाना चाहिए। यदि ये चीज़ हम प्रेगनेंसी की शुरुआत में 12 हफ्ते में कर लें या 16 हफ्ते में कर लें डायरेक्ट, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें डाउन सिंड्रोम तो पता चलेगा ही, जो बाकी जेनेटिक डिफेक्ट है जो 100 में 1 होते हैं वो भी पता चलेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि यदि यहाँ पर सब ओके मिलता है तो जो अल्ट्रासाउंड करके हम हार्ट का बड़ा जांच करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होती है, ब्रेन की स्कैनिंग होती है, किडनी को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी हमको एबनॉर्मल दिखता है तो हम तुरंत बोलते हैं इसका माइक्रो एरे कराओ। ये डिफेक्ट 100 में 1 हो सकता है, तो क्यों ना हम यदि प्रेगनेंसी की शुरुआत में ये टेस्ट कर लें, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है और इन्वेजिव है, मतलब हमको टिश्यू निकालने का ज़रूरत है। यदि ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांस बहुत घट जाते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब जब भी हम टिश्यू निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, तो इसमें एक एबॉर्शन का खतरा भी होगा। ये एबॉर्शन का खतरा पहले ज़्यादा था, अब 10,000 में 1 है या 1,000 में 1 है। 1,000 में 1 का रिस्क लेना ठीक है कि 100 में 1 का रिस्क लेना ठीक है? मेरे ख्याल से 1,000 में 1 का रिस्क लेना ठीक है, क्योंकि इससे आप 999 टाइम्स बच जाओगे, बट इसमें 99 टाइम्स फंस जाओगे। ये एक बहुत रेडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी टाइप का अप्रोच है कि आप जब सोनोग्राफी करके, जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी होता है उसमें हम कई बार हार्ट के डिफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, उस पर कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रेन के डिफेक्ट। प्रॉब्लम ये आती है कि यदि आप 26 हफ्ते में जाके किसी महिला को बोलो कि इसके बच्चे में हार्ट में प्रॉब्लम है, इसके बच्चे में ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसके बच्चे किडनी में प्रॉब्लम है, फिर आपसे वो लेडी पूछती है कि बच्चे को कितना प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप बोलोगे इसमें 70% ठीक रहेगा। तो ये 70% ठीक रहेगा वो समझ में नहीं आता उसको कि ये 100% ठीक रहेगा कि बिल्कुल ही ख़राब रहेगा, और वो उस समय बच्चे को टर्मिनेट करने की कंडीशन में नहीं रहती। तो मेरा कहना ये है कि जब आप किसी गर्भवती महिला को उसके बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो क्यों ना जितना जल्दी हो सके मैक्सिमम 12 हफ्ते तक पहुंच के यदि आप बता दो, तो वहाँ पर एक वो डिसीजन ले सकती हैं। ये डिसीजन लेना इतना फूल प्रूफ होना चाहिए कि उसको पछतावा ना हो और गड़बड़ ना हो। और यदि हम इसको बोलें कि ये ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, मतलब इसकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, मतलब पक्के को पक्का, वो बहुत तगड़ा अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ आप ना डबल मार्कर से पा सकते हो, ना ट्रिपल मार्कर से पा सकते हो, ना NIPT से पा सकते हो। ये चीज़ें हम करते ज़रूर हैं, पर ये जो 100 में 1 वाला जो डिफेक्ट है, इसको डिसाइड करने के लिए इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं हो पाती। ये इफ़ेक्ट दिखता है जाके 26 हफ्ते 28 हफ्ते में अधिकतर, तब बहुत लेट हो चुका होता है। ये एक मेथड है फीटल मेडिसिन में कि आप कितने एग्रेसिव होकर कितनी जल्दी उस मदर को बता सकते हो कि आपका बच्चा जो कोख में पल रहा है वो ठीक है। दूसरी बात, जो सोनोग्राफी होगी बाद में, उसमें जो डिफेक्ट देखने का हमको यदि पहले से ही मालूम है कि ये बच्चा जेनेटिकली गड़बड़ नहीं है, तो उसके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।